अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है एफएससी पार्ट 1 का, ये लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 गैसेस से। हमारा टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। एक्चुअल में हम इस टॉपिक में इसके पास्टुलेट्स देखते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के। और ये जो पास्टुलेट्स हैं ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट एक्सटेंसिव क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एनुअल एग्जाम्स, या जस्ट लाइक हम कह सकते हैं बोर्ड एग्जाम या कोई भी आपका पेपर है, कोई भी टेस्ट सेशन है, उसमें जो आपके पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है ये एज अ एक्सटेंसिव क्वेश्चन कंसीडर किया जाता है। और इसके चंद एक जो पास्टुलेट है वो आगे हमें वॉन्डर वाल इक्वेशन ड्राइव करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। एक्चुअल में ये थ्योरी है क्या, पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। दैट इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जैसे कि बेटे इसके नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है, काइनेटिक का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी, मीन मूवमेंट की एनर्जी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर तो मीन्स माइंड में एक कॉन्सेप्ट आता है कि यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के अकॉर्डिंग कोई थ्योरी पेश कर रहे हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी स्टेटमेंट देखेंगे। सेकंड में हम देखेंगे कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का बैकग्राउंड क्या था, मीन्स ये कहाँ से अराइज हुई, किसने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया या प्रपोज किया। एंड लास्ट वन हम इसके पास्टुलेट्स देखेंगे जो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एक्सटेंसिव क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी states that गैस पार्टिकल्स के जितने भी गैस पार्टिकल्स हैं, गैस के ज़रात होते हैं, आर इन कांस्टेंट मोशन, कि जितने भी गैसियस पार्टिकल्स होते हैं ये कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं। मीन्स क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था जो कि गैसेस के अबाउट है, हमने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे जस्ट सपोज ये वाला एक आपके पास वेसल है, तो गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेसिस बहुत ज़्यादा होती हैं। जब गैसेस मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन ना होने के बराबर होती है, मीन्स अगर अट्रैक्शन होती भी है तो वो नेग्लिजिबल होती है, जिस बेस पे हम कहते हैं कि अट्रैक्शन नहीं है, तो ये रैंडमली मूव करते हैं। तो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं दैट गैस पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन एंड एग्जिबिट परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। मीन्स इनके दरमियान जो कोलिजन होती है, मॉलिक्यूल जब मोशन के दौरान आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तो इनकी जो कोलिजन होती है वो क्या होती है, इलास्टिक कोलिजन होती है। और इलास्टिक कोलिजन की टर्म आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, दैट ऑल दीज कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व, कि वो कोलिजन जिसमें दो पार्टिकल, मतलब दो पार्टिकल जब आपस में कोलाइड करते हैं तो अगर उनकी एनर्जी कंजर्व रहती है, महफूज रहती है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, इलास्टिक कोलिजन का नाम देते हैं। तो इस यहाँ तक हमारी इसकी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की। और जिसमें हमने मेजर पॉइंट क्या स्टडी किया है कि गैस पार्टिकल्स एक तो मेंशन किया वो मोशन में होते हैं, और दूसरी इनकी जो कोलिजन होती है वो क्या होती है, इलास्टिक कोलिजन होती है। इसके अलावा ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है ये किन लॉज को एक्सप्लेन करती है, ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, मीन जितने भी गैस लॉज हैं उनको क्या करती है, एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल होती है। अब अगर हम इसके बैकग्राउंड पे आते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड मीन्स कि हम यहाँ पे देखेंगे कि कब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को किसने प्रपोज किया। तो अगर हम इसके इंट्रोडक्शन में देखते हैं, हम गैसेस की नेचर के अबाउट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि गैसेस क्या होती हैं। हमने बॉयल्स लॉ में स्टडी किया, चार्ल्स लॉ में स्टडी किया, हमने ग्राहम्स लॉ पढ़ा, हमने डाल्टन्स लॉ पढ़ा, हमने इवन एवोगैड्रोस लॉ पढ़ा। हम 5 लॉ गैसेस के अबाउट पढ़ चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने उनके बिहेवियर को, तो गैसेस के बिहेवियर को तो अच्छे से स्टडी कर लिया है, अब हम उनकी नेचर समझना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले बर्नौली ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी किसने दी, बर्नौली ने 1738 में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी प्रपोज की, जिसको हम शॉर्टली क्या लिख देते हैं, केएमटी। अक्सर आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो केएमटी फॉर्म में आता है। तो केएमटी किसकी एब्रिविएशन है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो बर्नौली ने 1738 में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को प्रपोज किया। इसी की वर्किंग को आगे ब्रीफ डील करते हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल बर्नौली है, सेकेंड वन इसी की बर्नौली की वर्किंग को काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पे वर्किंग करते हुए क्लॉसियस ने 1857 में काइनेटिक इक्वेशन दी। मींस बर्नौली ने एक थ्योरी दी थी, इस थ्योरी पे वर्किंग करते हुए क्लॉसियस ने क्या दी, काइनेटिक इक्वेशन दी। और ये जो काइनेटिक इक्वेशन है, इस काइनेटिक इक्वेशन की हेल्प से
वी डिड्यूस ऑल गैस लॉज। ये हम आगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में ये पॉइंट आएगा कि हमने इस काइनेटिक इक्वेशन को मतलब यूज़ करते हुए जितने भी गैस लॉज हैं उनको ड्राइव करना है, उनको पूरी तरह हमने सॉल्व करना है। उसके बाद क्लॉसियस की वर्किंग को आगे एलेबोरेट किया मैक्सवेल ने, और मैक्सवेल ने क्लॉसियस की काइनेटिक इक्वेशन पे काम करते हुए इसको जो फर्दर एलेबोरेट किया, एलेबोरेट मीन एक्सप्लेन किया, इसने हमें कौन सी थ्योरी दी, इसने एक लॉ दिया, दैट इज लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। ठीक है जी। और मैक्सवेल की वर्किंग के बाद अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज क्या है। तो नेक्स्ट वन मैक्सवेल के बाद लास्ट में बोल्ट्जमैन ने इसी लॉ को कंसीडर करते हुए एक दूसरा लॉ दिया, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। करते हुए आपको लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। एक चीज देखें, जरा गौर करें आप, लॉ मतलब ये तो हमारे पास एक लॉ है, वर्ड हम यूज कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, कि हमने ये देखना है कि गैसियस मॉलिक्यूल्स में जो वेलोसिटी होती है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इसको ये जो लॉ है ये कुछ इस तरह से प्रपोज किया जाता है। इसमें हम मेंशन करते हैं, अगर मैं यहाँ पे राइट करती हूँ, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है जी। लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी हमें क्या कहता है, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स, के जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्रुप्स की फॉर्म में, हैविंग डेफिनेट वेलोसिटी रेंज। अब ये आपको चीज़ कैसे समझ आएगी कि हमने मेंशन किया कि जो ग्रुप्स की फॉर्म में गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एक मखसूस वेलोसिटी रेंज होती है। इसको समझने के लिए आप कंसीडर करें कि ये आपके पास एक वेसल है। ठीक है जी। आपके पास इसमें डिफरेंट गैसेस मॉलिक्यूल हैं। जस्ट सपोज मैं ये कुछ गैसेस मॉलिक्यूल्स ग्रीन से बना देती हूँ, आप समझ लें कि इसकी जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। हम जस्ट एक कंसीडर कर रहे हैं सपोज कैलकुलेशन। हम उसके बाद कह देते हैं कि ये जस्ट लाइक ये जो मैं ब्लू से सर्कल ड्रा कर रही हूँ कि ये वो हमारे पास गैसेस पार्टिकल्स हैं जिनकी वेलोसिटी जो है वो सपोज हम कर लेते हैं 3 मीटर पर सेकेंड है। और इसी तरह हम एक और पार्टिकल्स कंसीडर कर लेते हैं, एक और ग्रुप बना लेते हैं कि ये जो है आपके पास जस्ट सपोज ये 4 मीटर पर सेकेंड है। तो इट्स मीन कि एक गैस में जो डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं सबकी वेलोसिटी डिफरेंट होती है, लेकिन जो एक जैसी वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ग्रुप्स की फॉर्म में रहते हैं। इसे हमने नाम दिया था लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, कि एक गैस के अंदर जो डिफरेंट गैसेस पार्टिकल्स होते हैं सबकी वेलोसिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। और वेलोसिटी डिफरेंट क्यों होती है, क्योंकि उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है। यहाँ पे मैं मेंशन करती जाऊँ काइनेटिक एनर्जी, गैसेस मॉलिक्यूल में जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। और आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ऑफ ड्यू टू मूवमेंट, के हरकत की जो एनर्जी होती है उसे हम क्या नाम देते हैं, काइनेटिक एनर्जी। जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ही क्या होगी, वेलोसिटी। तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा है। और एक गैस में जो डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं सबकी एनर्जी क्या होती है, एक दूसरे से डिफरेंट होती है। तो एक जैसी वेलोसिटी वाले या एक जैसी एनर्जी वाले पार्टिकल जो होते हैं वो अपना एक ग्रुप बना के रहते हैं। ठीक है। तो इस चीज़ को हम मेंशन करते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, कि एक गैस के अंदर जो डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो वेलोसिटी होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। मींस डिफरेंट पार्टिकल जो होते हैं वो अपनी नेचर के अकॉर्डिंग अपनी वेलोसिटी रखते हैं। तो इसी से आपको ये दूसरा ला भी इसमें मतलब दूसरा ला भी आपके माइंड में समझ आ चुका होगा कि लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज क्या होगी, सेम एज इट इज। यहाँ पे हमने मेंशन किया कि गैसेस मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप हैव डेफिनेट वेलोसिटी, और जब आप ये राइट करेंगे तो आप यहाँ पे लिख देंगे गैसेस मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ द ग्रुप हैव डेफिनेट एनर्जी रेंज। ठीक है, कि ग्रुप्स की फॉर्म में रहते हैं और इनकी एक डेफिनेट एनर्जी रेंज होती है। जैसे मेंशन कर दिया कि वेलोसिटी के ग्रुप बना के रहते हैं, इसी तरह मेंशन कर देंगे एनर्जी के ग्रुप बना के रहते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे दैट इज द पास्टुलेट्स। अब हम स्टडी करेंगे पास्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अहम निकात क्या थे, इसके इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स क्या थे, जिसको हम नाम देते हैं पास्टुलेट का।
तो सबसे फर्स्ट पास्टुलेट हमारे पास क्या है? फर्स्ट पास्टुलेट मेंशन करता है, इसको हम हेडिंग दे सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में हम क्या मेंशन करेंगे? हम सिंपली मेंशन करेंगे एक जो गैस होती है, गैस कंसिस्ट करती है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, कि एक जो गैस होती है वो किसी एक पार्टिकल से मिलकर नहीं बनी होती, वो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। ठीक है जी। और अगर कोई गैस सेम मतलब हम उसे कह सकते हैं कि अगर कोई गैस है उसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स है, तो उन गैसेस को इफ अ गैस कंटेन, if a gas contain same type of atoms, this one is called as a मोनोअटोमिक गैस। और इसकी एग्जांपल आपके पास नोबल गैसेस हैं जिसमें हम मेंशन करते हैं हीलियम, नियोन, आर्गोन एंड सोन। ठीक है, ये हमारे पास पास्टुलेट्स का फर्स्ट पॉइंट हुआ कंप्लीट। अब इसके बाद हम इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट पास्टुलेट में है हमारे पास मूवमेंट। तो यू ऑल आर ऑलरेडी नो कि गैसेस मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट क्या होती है। गैसेस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं और इस मूवमेंट के नतीजे में आपस में क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे गैस मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली। ठीक है, रैंडमली मीन कि बेतरतीब अंदाज में, उनकी कोई एक खास एक स्पेसिफिक मोशन नहीं होती, कोई एक सीक्वेंस नहीं होता, ये रैंडमली मूव करते हैं। और इस रैंडमली मूवमेंट में ये क्या करते हैं? कोलाइड अमंग देमसेल्व्स, कि ये आपस में भी टकराते हैं, एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, एंड विद वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो सिंपल सी इमेजिनेशन है कि अगर आपके पास एक वेसल है, जस्ट सपोज ये आपके पास एक वेसल है, इसमें गैसेस पार्टिकल इनक्लोज हैं, तो क्लियर सी बात है गैसेस मॉलिक्यूल्स आपस में भी टकराएंगे और जो वेसल है उसकी वॉल से भी टकराएंगे। और कोलिजन के नतीजे में वो क्या एग्जर्ट करेंगे? कोलिजन के नतीजे में जैसे ही टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, तो जो वॉल है या आपस में जब कोलाइड करते हैं तो एक प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, एक दबाव डालते हैं, जिसको हम कहते हैं that as a result of collision they exert pressure on each other, कि जब दो पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तो वो एक दूसरे पे क्या एग्जर्ट करते हैं? प्रेशर। और एक गैस में जितना भी प्रेशर होता है वो किस वजह से होता है? वो कोलिजन्स की वजह से होता है, मॉलिक्यूल्स के आपस में जो कोलाइड करते हैं। अच्छा जी, अब हम इस पे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट जो है हमारे पास वो मेंशन करता है प्रेशर को, जो मैं भी आपको ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ कि प्रेशर किस वजह से होता है। तो यहाँ मैं एक्सप्लेन कर दूँ दैट प्रेशर इन गैसियस मॉलिक्यूल्स इज ड्यू टू कोलिजन। अभी मैंने आपको बताया कि गैसेस मॉलिक्यूल जब आपस में कोलाइड करते हैं तो वो एक दूसरे पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, एक दूसरे पे दबाव डालते हैं। इज ड्यू टू कोलिजन among themselves and with walls of container। और हमने इसकी स्टेटमेंट में मेंशन किया था, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की स्टेटमेंट में हमने मेंशन किया था कि ये जितनी भी कोलिजन होती हैं, कोलिजन्स आर मीन गैसेस मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं कि कोलिजन्स आर इलास्टिक इन नेचर, कि गैसेस मॉलिक्यूल में जितनी भी कोलिजन है वो क्या है? इलास्टिक है नेचर में। यहाँ तक हमारे 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए, जिसमें हमने फर्स्ट में मेंशन किया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सेकंड हमने मूवमेंट बताया कि मूवमेंट क्या होती है? रैंडम होती है। प्रेशर में हमने बताया कि प्रेशर किस वजह से होता है? ड्यू टू द कोलिजन अमंग द गैसेस मॉलिक्यूल। और इंपॉर्टेंट लाइन क्या थी कि ये जो कोलिजन होती हैं दीज आर इलास्टिक इन नेचर। अब थर्ड हम बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट है हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसीज। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसीज, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, और मॉलिक्यूलर मीन मॉलिक्यूल्स के दरमियान। इंटर मीन बिटवीन, और मॉलिक्यूलर मेंशन करता है किसको? मॉलिक्यूल्स को, कि गैसेस मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसीज क्या होती हैं। तो हम जैसे कि पहले पढ़ चुके हैं कि एक कंटेनर में जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनके दरमियान कोई अट्रैक्शन नहीं होती, दीज आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस। हम कह सकते हैं यहाँ पे लार्ज एम्प्टी स्पेसेस, या हम सफिशिएंट की टर्म भी यूज़ कर सकते हैं कि काफ़ी हद तक एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंट बिटवीन
गैसियस मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास फोर्थ पास्टुलेट हो गया कि क्योंकि इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम कहते हैं कि देयर हैव, मतलब गैसेस मॉलिक्यूल्स हैव लार्ज या सफिशिएंट एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देम। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? दैट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये टर्म फ़ौरन से पहले आपके माइंड में क्लिक कर जानी चाहिए कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होगी। आइडियल गैस की थ्योरी ये कहती है देर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल्स। आइडियल गैस, क्योंकि हम आइडियल गैसेस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है? देर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैसियस मॉलिक्यूल्स, कि गैसियस मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करती जाऊँ कि आप आगे, हम इसको स्टार से हाईलाइट कर देते हैं, हमने आगे जाके ये पॉइंट डिस्कस करने हैं, क्योंकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी थी आइडियल गैसेस के लिए। लेकिन आइडियल गैसेस के लिए ये जो थ्योरी थी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती ही नहीं है, बाद में इसको रॉन्ग प्रूव किया गया था कि कोई भी गैस ऐसी नहीं होती जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो। क्योंकि अगर एक गैस को हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दें और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक आ जाएं, तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट करती है, मीन्स पाई जाती है। खैर, ये जो हमारे पास टॉपिक है ये नेक्स्ट का है, लेकिन अभी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पास्टुलेट यही कहते हैं देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द गैसियस मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास, दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो गैसियस मॉलिक्यूल्स पे ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द मोशन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल या गैसियस पार्टिकल्स, के ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता गैसियस मॉलिक्यूल्स की हरकत पे। और उसके बाद हमारे पास 7 पॉइंट क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम, यहाँ पे हमारे पास क्या ये पॉइंट मेंशन करता है? ये पॉइंट हमें मेंशन करता है दैट वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल, कि गैसेस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है ये नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल is negligible as compared to the volume ऑक्युपाइड बाय गैस। अब इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब सिंपल ये है, जैसे जस्ट सपोज समझे कि ये आपके पास एक वेसल है, इसमें पूरे के पूरे गैसियस पार्टिकल्स हैं, ठीक है जी। अब इन पूरी गैस का जो वॉल्यूम होगा वो यहाँ तक होगा। तो इस पूरे वॉल्यूम के कंपैरिजन में अगर हम सिंपली एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम देखते हैं, मतलब ये है पूरे वेसल का वॉल्यूम, इस वेसल के कंपैरिजन में हम जस्ट अगर एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम देखते हैं, तो वो क्लियर सी बात है वो क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी किसके लिए प्रपोज की गई थी? आइडियल गैसेस के लिए। तो आइडियल गैसेस में ये बिहेवियर था कि एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है वो पूरी गैस के वॉल्यूम के मुकाबले में क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। और इसमें जो करेक्शन थी वो फर्दर बाद में की गई थी। और लास्ट पॉइंट हमारे पास पास्टुलेट्स में है, दैट इज इफेक्ट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? आपको लास्ट लेक्चर्स में भी मेंशन किया था कि वो टेम्परेचर जिसको हम केल्विन स्केल्स में लेते हैं, उस टेम्परेचर को हम क्या नाम देते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर का नाम देते हैं। तो इफेक्ट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है गैसेस मूवमेंट पे? तो हम यहाँ पे क्लियरली एक रिलेशन मेंशन कर देंगे प्रोपोर्शनैलिटी फॉर्म में, कि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, यहाँ मेंशन करते हैं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। कि काइनेटिक एनर्जी मतलब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का क्या मतलब है? कि गैसेस मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। जितनी मूवमेंट इंक्रीज होगी इट्स मीन कोलिजन बढ़ती जाएगी, और जितनी कोलिजन बढ़ती जाएगी तो क्या एग्जर्ट होता जाएगा?
प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। तो इन शॉर्ट हमने सिर्फ ये चीज़ मेंशन की कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर का गैसेस मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट पे क्या इफेक्ट होता है। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, क्लियर सी बात है, टेम्परेचर बढ़ने से एनर्जी तो बढ़ेगी। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी के टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी से मूवमेंट इंक्रीज होगी, मूवमेंट इंक्रीज होगी तो कोलिजन इंक्रीज होगी, एंड इन रिटर्न कोलिजन इंक्रीज करने से प्रेशर एग्जर्ट होगा। यहाँ पे हमारे पास इसके पास्टुलेट कंप्लीट हो जाते हैं। और हमने पास्टुलेट में इस पूरे लेक्चर में हमने अगर हम इसको समराइज करें तो हमने क्या पॉइंट पढ़े। फर्स्ट वन हमने इसकी स्टेटमेंट देखी, फर्स्ट वन हमने इसकी स्टेटमेंट मेंशन की, सेकंड वन हमने इसका बैकग्राउंड मेंशन किया। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, दैट इज लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, और इसी के अकॉर्डिंग आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज। देन हमने पास्टुलेट, फर्स्ट पास्टुलेट था हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेकेंड वन हमने मैंशन किया मूवमेंट, प्रेशर, इंटरमोलिकुलर स्पेसिस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटी, वॉल्यूम एंड इफेक्ट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आई होप बेटा आपको ये कम्प्लीटली अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।